सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल पढ़ाकू बाबा। आज की वीडियो में मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की वीडियो लेके आया हूँ, पार्ट 3। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। उसकी लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, बट नेपोलियन बोनापार्ट कैसे फ्रांस पे उसने अटैक किया और कैसे फ्रांस को उसने अपने कब्जे में लिया, कैसे फ्रांस में रह के उसने फ्रांस के रूल्स को बदला, कई सारे उसने नए रूल्स लाए, और फ्रांस की जो सेना थी और अपनी सेना की मदद से उसने कैसे दूसरे कंट्रीज के जो जमीन है उसको हथियाना शुरू कर दिया, और कैसे नेपोलियन का जो है पतन शुरू हुआ, कैसे नेपोलियन युद्ध में हारने लगा और कैसे नेपोलियन का जो साम्राज्य है वो पूरी तरह से बिखर गया। वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नेपोलियन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो नेपोलियन कहीं बाहर का रहने वाला नहीं था। नेपोलियन फ्रांस में ही पैदा हुआ था। अनलाइक हिटलर जो ऑस्ट्रिया में पैदा होकर जर्मनी में राज करने आया था, नेपोलियन जो है वो फ्रांस में ही पैदा होकर फ्रांस पे ही राज करना चाहता था। आई डोंट नो व्हाई, बट मानते हैं, लोग का मानना है कि जो नेपोलियन है वो फ्रांस के जो रूल है उसको चेंज करना चाहता था। सो दैट्स व्हाई उसने क्या किया, वो फ्रांस से बाहर जाके उसने अपनी सेना को अर्जित किया, सेना अपनी बनाई, और अपनी सेना की मदद से 1797 में उसने फ्रांस पे अटैक करना चालू कर दिया। अब 1797 से 1799 तक 2 सालों तक युद्ध चले, मतलब कि एक युद्ध नहीं कई सारे युद्ध हुए जिनको हम द नेपोलियनिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। अब ये नेपोलियनिक वॉर्स में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना के साथ अब फ्रांस पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो 1799 में फ्रांस पे उसने कब्जा कर लिया और फ्रांस की जो सेना थी वो हार गई। अब 1799 से लेकर 1804 तक उसने कई सारे रूल लागू किए, और 1804 में उसने अपना एक न्यू रूल लागू किया दैट वी नो एज सिविल कोड, जिसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो उसके तहत उसने कई सारे रूल लागू किए, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट को क्राउन दे दिया गया था फ्रांस का, और उसे नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया गया। नेपोलियन ने क्या किए, बहुत सारे रूल्स लागू किए, जिनको हम एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंदर कई सारे रूल्स हैं जो अच्छे भी हैं फ्रांस की जनता के लिए, और कई रूल्स हैं जो फ्रांस की जनता के लिए सही नहीं थे। सो दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज द सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर द नेपोलियनिक कोड। सो नेपोलियनिक कोड यानी कि जो सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर क्या क्या रूल्स है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो अच्छी चीजें हुई थी वो क्या था। सबसे पहली चीज है कि जो फ्रांस की जनता थी उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड किया गया था। मतलब कि एक लॉ था जिसके अंदर जितने भी लोग आए सबको लॉ फॉलो करना था, एंड कोई भी लॉ से बाहर नहीं जा सकता था। मींस कि कोई भी लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकता था। ये एक नेपोलियन के द्वारा अच्छी चीज थी सिविल कोड के अंदर। सेकेंड थिंग की जो राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो दिया गया था सिटीजन्स को, यानी कि आप जो काम करते हैं उसके बेसिस पे आपको राइट जो मतलब कि जमीन है वो दी जाएगी। बिकॉज पहले के टाइम में जो फ्यूडलिज्म चलता था, फ्यूडलिज्म के अंदर जो राजा रहते थे, राजा महाराजा, इनके पास जमीन रहती थी और इनकी जमीन पे जो किसान लोग थे वो काम करते थे और अपना अनाज जो है राजा लोगों को देते थे। बट नेपोलियन ने क्या किया, सिविल कोड के अंदर, सिविल कोड की वजह से नेपोलियन ने जो उसका साम्राज्य था उसके अंदर जितनी भी जमीन थी उसको लोगों में बांट दिया कि आपके पास राइट है जमीन का। मींस कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स थे उस समय पे होने लग गए। उसके बाद और क्या थर्ड चीज अच्छी की कि जो फ्यूडल सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा के पास जो जमीन थी वो जमीन क्या करता था, तो ये जो किंग है, किंग या फिर मोनार्क मान लीजिए, ये किंग अपनी जमीन देता था नोबेल्स को। अब ये नोबेल्स अपनी जमीन देते थे नाइट्स को, और ये नाइट्स क्या करते थे, अपनी जमीन देते थे पीजेंट्स को। एंड जमीन देने का मतलब यहाँ पे उसकी ओनरशिप देने का नहीं, बस जमीन पे काम करने का।
यानी कि किंग से जो जमीन है वो पीजेंट्स के पास जाती थी। अब पीजेंट्स इससे फूड प्रोड्यूस करके नाइट्स को देते थे। अब नाइट्स ने फूड प्रोड्यूस, ये जो नाइट्स हैं इनको फूड मिला और इन नाइट्स ने उसके बदले में इनको प्रोटेक्शन दी। ओके, एंड जो ये नाइट्स ने अपनी जो कुछ सोल्जर्स है, सोल्जर को यानी कि जो इनके नाइट्स में सोल्जर है वो सारे जो है सोल्जर नोबेल्स को दे दिए और नोबेल्स ने इसके उसमें रिस्पेक्ट में क्या किया, नाइट्स को जमीन दे दी। एंड नोबेल्स ने ये फौज जो है किंग को दी ताकि किंग जो है युद्ध लड़ सके, मतलब युद्ध में सेना को भेज सके। एंड किंग ने इसके बदले में जमीन नोबेल्स को दे दी, या फिर कह लीजिए थोड़ा सा मनी जो है वो भी नोबेल्स को दे दिया। दिस वॉज नोन एज फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म के अंदर जो पीजेंट्स हैं उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, नो लैंड। सो इसकी वजह से क्या होता था कि पीजेंट्स हैं उनके पास खुद के लिए बहुत कम फूड होता था और पीजेंट्स को कहीं भी ग्रो करने का मौका था ही नहीं। सो इस सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने। एंड नेपोलियन ने क्या किया कि पीजेंट्स को सर्फडम से आजाद कर दिया। ये पीजेंट्स हैं इनको फ्यूडलिज्म में सर्फ बोला जाता था। सर्फडम मतलब कि ये जो नौकरी करते थे इनके अंदर, मान लीजिए, सो बिकॉज नाइट्स इनको प्रोटेक्शन देते थे एंड जमीन भी देते थे और उसके बदले में पीजेंट जो इनको फूड देते थे। तो इसलिए पीजेंट जो है नाइट्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। अगर ये जमीन नहीं देते इनको तो इनके पास तो कोई फूड ही नहीं होता। तो इससे इनको आजाद कर दिया गया कि इनको थोड़ी सी मुक्ति मिल गई कि अब ये तुम बंधे हुए नहीं हो पीजेंट्स, बिकॉज जमीन दे दी। अब जमीन पे खुद खेती कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, जो मर्जी हो। सो ये भी क्या किया नेपोलियन ने अपने सिविल कोड के अंदर प्रोवाइड किया इनको। दैट वाज रियली रियली गुड स्टेप। अब नेपोलियन ने ये भी किया और क्या किया कि जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे उनको रिमूव कर दिया गया। अभी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या थे? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, मान लीजिए फ्यूडलिज्म को जब एबॉलिश कर दिया गया तो उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स है, रेमनेंट्स हैं, दैट वर द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन में क्या होता था, ये बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है, जिसमें के अंदर जो ट्रेड और कम्युनिकेशन यानी कि जो व्यापार संबंधी विषय थे वो सब जब होते थे तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या थे, गिल्ड्स बने रहते थे। अब ये गिल्ड वाले क्या करते थे, सेलेक्टिवली लोगों को ट्रेड के लिए अलाउ करते थे। कुछ को ट्रेड के लिए अलाउ नहीं करते थे, कुछ को अलाउ करते थे। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे करते थे, या तो मनी के बेसिस पे, या तो अगर वो वैल्यूएबल है, वर्थी है या नहीं, रिलीजियस, कास्ट, क्रीड वगैरह। सो उस बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। एंड ये भी एक फ्यूडलिज्म का ही थोड़ा सा पार्ट कह लीजिए बच गया था, रेमनेंट्स। तो इसको भी अबॉलिश कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड कि अब कोई भी ट्रेड कर सकता है अगर उसके पास मनी है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये भी किया। और लास्ट अच्छी चीज क्या करी थी नेपोलियन ने सिविल कोड के अंदर, कि नेपोलियन ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, उसको काफी हद तक इम्प्रूव कर दिया था। जो उस समय पे ट्रैम्स वगैरह थी उनको इम्प्रूव करा था, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको। सो दिस वाज सम गुड थिंग्स विच नेपोलियन डिड इन द सिविल कोड ऑफ 1804। पर अब कुछ खामियों की तरफ देखते हैं जो कि उसके अंदर सिविल कोड के अंदर थी। अब वो खामियां क्या थी मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहली खामी थी, सबसे पहली जो डाउनग्रेड था सिविल कोड का, सो दैट वाज कि टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था, जो कि पीजेंट्स की मेन प्रॉब्लम थी फ्रांस के अंदर। तो उसको टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था ताकि जो सेना है उसको सपोर्ट मिल सके। दिस वाज द फर्स्ट डाउनग्रेड ऑफ द सिविल कोड। सेकेंड थिंग कि सेंसरशिप लागू कर दी गई थी कि कोई भी नेपोलियन के खिलाफ नहीं बोल सकता था। ये अगर कोई भी नेपोलियन के खिलाफ बोलना चाहेगा तो नेपोलियन क्या कर सकता है, उसके अखबार या उसके न्यूज़पेपर को सेंसर कर सकता है कि वो पार्डोन ना दिखा पाएंगे जनता को। दिस वाज द सेंसरशिप। एंड एक और सबसे बुरी चीज क्या करी थी कि उनको फोर्सफुली जो है फ्रेंच आर्मी सबको ज्वाइन करनी पड़ती थी एट सम एज। जैसे कई कंट्रीज में हुआ भी है, जैसे जर्मनी में भी हुआ था कि जो आर्मी है, आर्मी के अंदर भर्ती करवाते थे जबरदस्ती लोगों को। तो वैसे ही फ्रेंच आर्मी में फोर्सफुली उनको क्या भर्ती करवाई जाती थी, कंट्रीमैन को, यानी जो फ्रेंच पीपल थे। सो दिस वाज आल्सो अ डाउनग्रेड, जिसकी वजह से सिविल कोड को पूरी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज उसमें काफी सारे डाउनग्रेड भी थे। सो एक्चुअली में जितनी अच्छाई थी सिविल कोड में, उससे कम थी बुराइयां। तो एक्चुअली में नेपोलियन ने कब्जा किया फ्रांस पे, तो ये तो अच्छी बात हुई, बिकॉज काफी सारी चीजें अच्छी हो गई। थोड़ा बहुत तो कमियां होती ही हैं किसी भी रूल में। सो उतना एक्सेप्टेबल था लोगों के द्वारा। बट धीरे धीरे जैसे ही लोगों ने जानना शुरू किया तो उनको पता चला
कि ये जो छोटी मोटी हम खामियां सोच रहे थे, सेंसरशिप वगैरह, सो एक्चुअली में ये तो हमारे फ्रीडम की ओर संकेत ही नहीं है। मतलब अगर नेपोलियन ने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो हम ना ही कुछ बोल सकते हैं, ना ही नेपोलियन ने अगर कुछ रूल सही से नहीं किया, ना ही सही से रूल लगाए, तो ना हम उस सरकार को बदल सकते हैं लाइक वी कैन डू इन डेमोक्रेसी। सो दिस वाज नॉट अ गुड थिंग, फाइन। तो इसी वजह से नेपोलियन के खिलाफ जो है विद्रोह बढ़ने लगा और लोग जो है उसको मतलब हेटेड थोड़ी बहुत देने लगे। बट दैट वाज नॉट इनफ टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट, बिकॉज आर्मी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी नेपोलियन की। सो इसलिए लोगों का जो रिवोल्ट थे वो सप्रेस कर दिए जाते थे। सो मेनली जो नेपोलियन है वो कैसे अपनी राज सिंहासन से हटा, कैसे नेपोलियन का राज खत्म हुआ फ्रांस से, दैट इज द टाइम टू नो नाउ। अब हमें जानना है कि नेपोलियन जो है अपने राज से कैसे हटा था। तो जो नेपोलियन है, नेपोलियन को हटाने के लिए कंट्रीमैन का सिर्फ सपोर्ट है वो इनफ नहीं था, तो इसीलिए 4 कंट्रीज का जो गिल्ड है वो साथ आया था टू रिमूव नेपोलियन को, जो राज सिंहासन है उससे हटाने के लिए 4 कंट्रीज का जो एक कह लीजिए कलेक्टिव ग्रुप था वो आया था। एंड व्हाट वाज दोस कंट्रीज? दे वर प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, जिसको हम कलेक्टिवली प्राग भी बोलते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म है, लर्न कर लो, इजी रहेगा। सो प्राग जो है, प्राग मिलके क्या किया इन्होंने मिलकर अपनी सेना तैयार की और सेना तैयार करके वाटरलू के अंदर, मतलब वाटरलू एक जगह है, सो वाटरलू में नेपोलियन के साथ फाइट कर दी, वॉर एक छेड़ दी, जिसको हम बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1815 में लड़ी गई थी ये वॉर। सो 1815 की वॉर में बिकॉज प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन सब मिलके नेपोलियन के खिलाफ थे, तो नेपोलियन को यहाँ पे बुरी हार खानी पड़ी और जिसकी वजह से जो नेपोलियन का राज था वो खत्म हो गया। अब नेपोलियन का राज खत्म होने से क्या हुआ कि जो नेपोलियन ने यहाँ स्पेन की जमीन हड़पी थी, ये जमीन हड़पी थी, और यहाँ पे इटली का भी पार्ट कब्जा किया था, इधर जो जर्मनी है उसका भी पार्ट अनेक्स करा था, इधर स्विट्जरलैंड वगैरह का भी पार्ट अनेक्स करा था। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये यहाँ पे भी थोड़ा सा वॉर्सो का पार्ट है, वॉर्सो ये जगह है। सो ये सारा जो पार्ट है ये अपने अंडर नेपोलियन ने कब्जा लिया था अपनी आर्मी के बलबूते पर। सो दिस वाज द नेपोलियंस, मतलब नेपोलियन का एरिया था ये। अब बिकॉज नेपोलियन जो है फ्रांस से आउट हो चुका है, बिकॉज वॉर में हार गया, तो नेपोलियन को है जो भगा दिया फ्रांस से, बिकॉज वो हार चुका था युद्ध। तो इन्होंने प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने क्या किया कलेक्टिवली कि फ्रांस, ताकि फ्रांस में और कोई आके फ्रांस का जो ये आगे का हिस्सा है जो इन्होंने अब वापस कब्जे में कर लिया था, ये फिर से ना ले पाए, फिर से अपना कब्जा बढ़ा ना पाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, बॉर्डर में अपने जो कंट्रीज है, मतलब जो बॉर्डर में कंट्रीज है उनको कब्जा कर लिया इन 4 कंट्रीज ने। तो इधर जो बेल्जियम था, इधर साइड नॉर्थ में, यहाँ पे बेल्जियम था, तो बेल्जियम था इधर, तो बेल्जियम जो है उसको नेदरलैंड्स ने ले लिया। नेदरलैंड्स के साथ बेल्जियम मिलके यूनाइटेड नेशंस ऑफ नेदरलैंड्स बन गया नॉर्थ में। साउथ में क्या हुआ कि जो पीडमोंट था, ये यहाँ पे इटली की बात नहीं कर रहा मैं, ये यहाँ पे पीडमोंट नाम की जगह थी, पीडमोंट। अब पीडमोंट के अंदर जेनोवा जो है वो मिल गया, लाइक बेल्जियम के अंदर, नेदरलैंड्स के अंदर बेल्जियम मिला था, वैसे पीडमोंट के अंदर जो है जेनोवा यहाँ पे मिल गया। अब इस साइड की जो थोड़ी सी जमीन थी, जर्मनी का पार्ट नहीं लिया गया था, यहाँ पे बता रहा हूं आपको। तो ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे ईस्टर्न फ्रंटियर्स, ये ईस्टर्न फ्रंटियर्स जो है, सो ये ईस्टर्न पार्ट जो था, ये पोलैंड का पार्ट, ये दे दिया गया था रशिया को। और जो सैक्सोनी का पार्ट था, मतलब कि यहाँ पे वॉर्सो के नियर ही है, सो ये पार्ट किसके अंदर आ गया था, ये पार्ट आ गया था, ये पार्ट प्रशिया के अंदर आ चुका था। ये वाला जो पार्ट है सैक्सोनी का, ये सैक्सोनी का पार्ट जो है किसके अंदर आ गया था, प्रशिया के अंदर। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स है, स्पेन साइड, ये वेस्टर्न फ्रंटियर्स कहलाता है। अब यहाँ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में किसका राज हुआ, अब यहाँ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में भी प्रशिया को जो है कब्जा दे दिया गया कि यहाँ पे प्रशिया रहेगा, ये प्रशिया का एरिया हो गया। एंड जो ये नॉर्दर्न इटली है, नॉर्दर्न इटली यानी कि ये दिस पोर्शन, इट वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया, यानी कि कलेक्टिवली तो इस साइड है ही, तो यहाँ से तो फ्रांस कब्जा कर नहीं सकता,
सो सबको जो है इक्वल एरिया दिया गया, इक्वल नहीं मतलब सबको एरिया दिया गया अराउंड द फ्रांस बॉर्डर, मतलब कि यहाँ पे भी एरिया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ तो है ही। तो फ्रांस को पूरी तरह से कह लीजिए लॉक कर दिया गया कि फ्रांस अपनी टेरिटरीज को और ना बढ़ा पाए दोबारा, जैसे नेपोलियन ने किया वैसे दोबारा फ्रांस अपना एरिया ना बढ़ाए और दोबारा और एरिया को कब्जा ना करे। इसी वजह से यहाँ पे पूरा बॉर्डर में क्या कह लीजिए कि से यहाँ पे बॉर्डर में अपनी कंट्रीज को जमा लिया गया। सो दिस वाज डन बाय प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। सो ये 4 कंट्रीज को हम प्राग के नाम से जानते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, बिकॉज इस वीडियो में हमने जाना कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का ही था और वो फ्रांस में आया था। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना लेके आया एंड फ्रांस पर उसने कब्जा कर लिया और वो बन गया फ्रांस का एम्परर। फ्रांस पे उसने अपना राज किया और अपने कुछ सिविल कोड जो है सिविल कोड ऑफ 1804 जिसके अंदर उसने कई सारे रूल्स लागू किए, जिसमें कई अच्छे रूल्स थे और थोड़े बहुत बुरे रूल्स भी थे जो कि उनके लिए अच्छे नहीं थे फ्रांस की जनता के लिए। जिस वजह से फ्रांस की जनता जो है वो अच्छे मूड में नहीं थी। फ्रांस की जनता को जब धीरे धीरे पता चला, धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जो ये नेपोलियन है ये हमारी आज़ादियों को छीन रहा है, तो उसके बाद से फ्रांस के अंदर भी हेट्रेड जगी नेपोलियन के लिए, फ्रेंच जो पीपल थे। सो इस कारण से अंदर से भी खोखला होता जा रहा था फ्रांस, बिकॉज नेपोलियन को अंदर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एंड जो बाहर से कंट्रीज थी प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, जो वो भी लड़ रही थी। वाय लड़ रही थी, क्यों लड़ रहे थे फ्रांस से कि फ्रांस का रूल और आगे ना बढ़े? बिकॉज फ्रांस जो कब्जा कर रहा था ये अपने साथ नेशनलिज्म, देशभक्ति यानी आज़ादी की भावना जगाता जा रहा था। जैसा कि हम जानते ही हैं कि फ्रांस के अंदर जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास के अंदर ये भावना जगी कि सबके अंदर सबके पास आज़ादी होनी चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके पास आज़ादी होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये अपनी सेना को आगे बढ़ाते बढ़ाते क्या कर रहा था फ्रांस, ये अपने नेशनलिज्म को जो है स्प्रेड कर रहा था, नेशनलिज्म की देशभक्ति की भावना को। सो इस वजह से अगर देशभक्ति की भावना हो जाएगी तो प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये जो चारों कंट्रीज थी, ये चारों कंट्रीज के अंदर जो है राजतंत्र था, इनके पास मोनार्की थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। इस वजह से सोच रहे थे अगर हमारे पास आ गए तो भाई ये तो हमारा ही राज हटा देगा, दैट वुड नॉट बी गुड फॉर देम, बिकॉज अगर उनका ही राज हट गया तो फिर तो उनका नुकसान ही नुकसान है। सो दैट्स वाई ये लोग जो है लड़ रहे थे फ्रांस से कि इनका जो है नेशनलिज्म इसी के पास रहे, नेशनलिज्म बाहर स्प्रेड हो गया तो हमारी ही छुट्टी हो जाएगी। सो दैट्स वाज द रीजन कि प्राग जो है वो फ्रांस से लड़ रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटेंट पसंद आया तो कंटेंट के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू सपोर्ट मी। सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है टू मेक न्यू वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपको चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।